अच्छा भाई, मैं दोबारा से जल्दी से दोहरा देता हूँ। और ये हमने दो इंजन एक साथ जोड़ के लगाए हैं। ये आपका रेफ्रिजरेटर जुड़ा हुआ है और ये साथ में आपका एक आइडियल हीट इंजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने नेगेटिव अप्रोच इस्तेमाल करी है। नेगेटिव अप्रोच का मतलब क्या है बेटा, कि आपने केल्विन के बयान के अगेंस्ट एक इंजन के बारे में सोचा हुआ है, और वो है आइडियल हीट इंजन। केल्विन ने कहा था आइडियल हीट इंजन नहीं बन सकता, और हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और हम मान रहे हैं कि आइडियल हीट इंजन है। और अगर आइडियल हीट इंजन है तो बेटा ये बात ध्यान में बिठा लें, आइडियल हीट इंजन जो होगा इसमें जो हीट एनर्जी आप देंगे वो सारी की सारी हीट एनर्जी बेटा वर्क डन में चली जाएगी, और कोई भी उसका हिस्सा लॉस नहीं होगा। क्योंकि आइडियल हीट इंजन में इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। अब आपने Q1 हीट एनर्जी दी, Q1 हीट एनर्जी दी, और ये Q1 हीट एनर्जी जो है बेटा इंजन के अंदर इंटर हुई, और इंटर होने के बाद जो वर्क डन हुआ बेटा वो Q1 के बराबर, और इसमें से कोई एनर्जी का हिस्सा लॉस या ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि ये एक आइडियल हीट इंजन है। यहाँ तक ओके करते हैं जल्दी से, बाकी बच्चे भी शाबाश, ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूँ। जल्दी शाबाश। अच्छा भाई, अब होगा क्या, ये एनर्जी जो है Q1 ये यहाँ से इधर इंटर हो रही है। ठीक है। अब ये वाला जो इंजन आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ कोल्ड इंजन। ये कोल्ड इंजन है आपके पास। कोल्ड इंजन कैसे काम करता है, कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। कोल्ड इंजन कैसे काम करता है, जब आप कोल्ड रिजर्वायर से एनर्जी को हॉट रिजर्वायर की तरफ भेजते हैं। तो फर्ज कर लें जो एनर्जी आप भेजना चाह रहे हैं उसका नाम है डेल्टा क्यू। इसको आप यहाँ से यहाँ रवाना करना चाह रहे हैं। अब क्लाउजियस ने क्या बोला था इस हवाले से, क्लाउजियस ने ये कहा था कि ये एनर्जी उसी सूरत में कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगी, कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगी जब इसको बाहर से तवानाई देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। जब तक एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये डेल्टा क्यू बेटा कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जाएगा, और उसी सूरत में ये कोल्ड इंजन चलेगा। लेकिन एक मिनट ठहरें, रुकें, ज़रा गौर से देखें। देखिए इंजन के अंदर से ही एक एनर्जी आपके सामने आ रही है। देखिए ये इंजन से ही आ रही है, बराबर में एक इंजन है उससे आ रही है, बाहर से नहीं आ रही, इंजन टू इंजन आ रही है। और वो एनर्जी है Q1। क्या ये एनर्जी एक वेस्ट एनर्जी है? शाबाश, यस और नो में जवाब देना जल्दी से, यस और नो में जवाब देना है। क्या Q1 एक वेस्ट एनर्जी है? शाबाश, जल्दी से, वेस्ट एनर्जी है? जल्दी से यस और नो में जवाब देना, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश, दो तीन जवाब से मज़ा नहीं आएगा, और भी जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी शाबाश। क्या Q1 एक वेस्ट एनर्जी है? यस और नो में जवाब देना है। तो बेटा इसका सही जवाब क्या है, ये एक वेस्ट एनर्जी नहीं है, इसका जवाब है नो। ठीक है। दूसरा, क्या ये एक बची हुई एनर्जी है? यस और नो में जवाब देना है। क्या ये एक बची हुई एनर्जी है? यस और नो में जवाब देना है जल्दी से। यानी किसी एनर्जी का हिस्सा है ये, किसी एनर्जी का हिस्सा है ये। तो इसका जवाब जल्दी से मिलना चाहिए, शाबाश जल्दी से। क्या ये किसी एनर्जी का हिस्सा है? जल्दी से, यस और नो, यस और नो। किसी एनर्जी का हिस्सा है, तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, ये किसी एनर्जी का हिस्सा नहीं है, नो। ठीक है, ये किसी एनर्जी का हिस्सा नहीं है। अब तीसरा और आखिरी सवाल है, क्या ये एक मुकम्मल एनर्जी है? मुकम्मल एनर्जी से मुराद वो होती है जिसमें से कुछ भी लॉस ना हुआ हो, ना वो बचा हुआ हो। क्या ये एक मुकम्मल एनर्जी है? यस और नो में जवाब देना जल्दी से, यस और नो में जवाब देना। क्या ये एक मुकम्मल एनर्जी है? यस और नो में जवाब देना जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। तो जिस तरीके से मैं चाह रहा था उस तरह से मुझे रिप्लाई मिल गया। सिर्फ कुछ हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लें और हमारे लेक्चर में हमारे साथ साथ रहें। तो बच्चों, ये Q1 एनर्जी असल में ना किसी एनर्जी का बचा हुआ हिस्सा है, ना लॉस एनर्जी है। ये एक आइडियल हीट इंजन से मूव होती हुई आ रही है, और ये कंप्लीट एनर्जी, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि
बेटा रिजा, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जब आप लोग क्लास बेटा लेट एंटर करें तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखा करें। बेटा मैं डिटेल से सारा टॉपिक ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं बेटा दोबारा शुरू से नहीं बता सकता, प्लीज़ ज़रा। ये बात मैं क्लास में कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि टीचर पूरी बातें डिटेल से बता देता है, बाद में बच्चे आके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर शुरू से बता दें, रिपीट कर दें। तो बेटा अगर लेक्चर आपका निकल जाए या क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ जाए तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग शुरू से देख लिया करें। टीचर पूरी थीम बनाता हुआ आगे आता है, फिर दोबारा से दोबारा थीम बनाएगा, इसलिए जहाँ से जोड़े हैं वहीं से कंटिन्यू कर लें। थैंक यू बेटा। ये जो एनर्जी आपको नज़र आ रही है ये बची हुई एनर्जी नहीं है, ये लॉस्ट एनर्जी नहीं है, ये एक मुकम्मल एनर्जी है। और ये सारी की सारी एनर्जी बेटा इतनी ज़्यादा होगी कि जब ये इस इंजन से इस इंजन में आएगी तो ये डेल्टा क्यू को सपोर्ट करेगा बड़ी आसानी से, और डेल्टा क्यू एनर्जी आराम से बेटा कोल्ड से हॉट की तरफ चली जाएगी। यानी डेल्टा क्यू के साथ सपोर्टिंग में कौन आ गया, शाबाश, Q1 आ गया। और उसने कोल्ड से बेटा हॉट की तरफ आसानी से बेटा इस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। और ये इंजन जो है ये भी चल जाएगा, और किसी तरह की कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो बेटा ये इंजन केल्विन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला है। केल्विन ने कहा था हीट सिंक लगाओगे तो मुसलसल काम करके देगा, और ये इंजन बेटा काम करके दिखा रहा है, इसमें हीट सिंक नहीं है। और ये बराबर में रखा हुआ कोल्ड इंजन भी काम करके दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमने कोई बाहर से एनर्जी नहीं दी। तो बेटा अगर ये इंजन चला है तो इसका मतलब केल्विन गलत हुआ, और ये वाला इंजन भी चल गया तो बेटा क्लाउजियस भी साथ में गलत हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है, शाबाश। क्लियर है बेटा यहाँ तक, शाबाश। सब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका पॉजिटिव अप्रोच भी है, लेकिन क्योंकि आपकी किताब वालों ने नेगेटिव अप्रोच डिस्कस किया है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव अप्रोच से कराया है। अगर इसका पॉजिटिव अप्रोच डिस्कस करेंगे तो उसमें केल्विन जो होगा वो सही होगा, और साथ में क्लाउजियस भी अपने कॉन्सेप्ट से सही हो जाएगा। और उसके अंदर फिर यहाँ पे जो ये इंजन नजर आ रहा है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसको बेटा कोल्ड रिजर्वायर के साथ लिंक कर दिया जाता है। और फिर नतीजे में एक आइडियल हीट इंजन एक आम हीट इंजन होता है, और फिर Q2 हीट एनर्जी ज़ाया भी होती है उसमें। और डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है Q1 - Q2। फिर ये एनर्जी बेटा जब यहाँ इंटर होती है तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। ये डेल्टा क्यू को सपोर्ट नहीं कर पाती, और डेल्टा क्यू कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा पाता। तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत किसकी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी की। फिर एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके डेल्टा क्यू कोल्ड से कहाँ की तरफ जाता है, हॉट की तरफ। ये होगा पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नेगेटिव अप्रोच है। आइए ज़रा उसकी वर्डिंग लिखते हैं सारी की सारी जो मैंने समझाया है, और इसके साथ ही हमारा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड हो गया है। याद रखें, पेपर में ये सवाल अक्सर बेशतर इस तरीके से आता है, स्टेट सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें आपको केल्विन और क्लाउसियस का बयान लिखना होगा, दोनों की डायग्राम बनानी होगी। दूसरा सवाल इस तरीके से आ सकता है, ज़्यादातर दूसरे सवाल के चांस होते हैं, स्टेट सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिस्कस देयर इक्विवेलेंसी। ये ज़्यादातर सवाल डिस्कस होता है, जिसमें केल्विन क्लाउजिस का बयान बताएं, दोनों की डायग्राम बनाएं, और फिर इक्विवेलेंसी वाली ये वाला जो टॉपिक है ये डायग्राम बनाकर इसके साथ की वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको भी लिखकर दिखा रहा हूँ। क्या सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कैसे क्वेश्चन आता है? ज़्यादातर सेकंड अंदाज वाला क्वेश्चन है, जिसमें केल्विन क्लाउजिस के बयान के साथ साथ ये इक्विवेलेंसी भी लिखनी होती है। अब मैं इसकी वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, हो सकता है ज़रा स्लो आवाज़ हो तो ज़रा गुजारा कर लीजिएगा, लेकिन वर्डिंग लिख रहा हूँ इसके साथ। जिन बच्चों का लेक्चर निकल गया है वो बेटा परेशान ना हो, मैंने ये बात पहले भी बताई है। अब तो वैसे थोड़ा सा ही टाइम रह गया, आने वाली वीक तक इंशाल्लाह फिर फिजिकल अंदाज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लेक्चर निकल जाए तो बेटा इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड हो जाएंगे लेक्चर्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। पिछले वीक के कुछ लेक्चर की बच्चों ने मुझसे शिकायत की थी, वो अपलोड नहीं हुए। तो उसके अंदर बेटा सिस्टम जो है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गए, जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड होते थे और वो सिस्टम ऑन नहीं हो रहे, और अभी उनको सही करवाना पड़ेगा, तब जाके लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। फिलहाल जो लेक्चर अलग से अब जहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं ये अपडेट आपको इंशाल्लाह होते रहेंगे इंशाल्लाह। अब इसकी वर्डिंग देख लें। Assume that Calvin's statement is wrong.
Kelvin's statement is wrong, that we are discussing an ideal heat engine in the absence of heat sink. अच्छा भाई, ये क्लास ज़रा घर में हो रही है, इसलिए आपको घर के थोड़ी सी शोर शराबे की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। ये बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी ज़रा, इसके लिए बड़ी माज़रत चाहता हूँ। ऐसी बात है, थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त कर लें। आज असल में घर से क्लास ले रहा हूँ, सेंटर से क्लास नहीं ले रहा, इसलिए ज़रा मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आपको इस वक्त सुनाई दे रही होंगी बच्चों की। ज़रा थोड़ा गुजारा कर लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़। इन द एब्सेंस ऑफ हीट सिंक, when an ideal heat engine and a cold engine are operated in a unified system, then it is observed that an ideal heat engine will work in the absence of heat sink, and a cold engine will also work will also work will also work without any means of external energy. Hence, Clausius' statement is also wrong. ये मैंने बहुत ही फेयर पैरा लिखा है। फेयर पैरा का मतलब ये जैसी वर्डिंग बनी हुई है आप एज इट इज़ इसको तैयार कर सकते हैं, अलग से कुछ और नीड नहीं है इसके अंदर। डायग्राम ऊपर आपके सामने मौजूद है और इसके अंदर ये लिखा गया है कि फ़र्ज़ करते हैं कि केल्विन का बयान गलत है, और अगर केल्विन का बयान गलत है तो फिर हम एक आइडियल हीट इंजन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक हीट सिंक की गैर मौजूदगी में काम करेगा। जब एक आइडियल हीट इंजन और एक कोल्ड इंजन को, मैं आपको यहाँ पे जो इंग्लिश सीखी है उसको डायरेक्ट उर्दू ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। जब एक आइडियल हीट इंजन और एक कोल्ड इंजन को हम ऑपरेट करते हैं एक साथ इकट्ठा, यूनिफाइड का मतलब होता है इकट्ठा, एक इकट्ठे सिस्टम में, तो ये देखा गया है कि हीट इंजन यानी आइडियल हीट इंजन, आइडियल कलर सेट कर लें, या आइडियल ही मैंने असल में बोला था लेकिन शायद लिखने में रह गया कि एक आइडियल हीट इंजन काम करता है, एक आइडियल हीट इंजन काम करता है हीट सिंक के बगैर काम करके दिखाता है, और साथ में जो उसके जुड़ा हुआ है कोल्ड इंजन वो भी काम करके दिखाता है बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। इससे केल्विन का जो बयान है वो भी गलत हुआ, जिसको हमने गलत माना था कि केल्विन का इंजन बगैर
हीट सिंक के काम करेगा। हमने शुरू में खुद इसको माना था, मान के चले थे, लेकिन आगे चल के देखा तो पता चला क्लाउजियस साहब के कॉन्सेप्ट से कोल्ड इंजन नहीं चला, बल्कि बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के कोल्ड इंजन चल गया। तो माना कि क्लाउजियस का बयान भी गलत हो गया, यानी केल्विन का बयान गलत मान के चले थे और क्लाउजियस का बयान भी गलत हो गया। समझ में आया? ये टॉपिक की थीम क्लियर है किस तरीके से? सब कुछ कॉपी करने के बाद डन जरूर लिख दीजिएगा। और इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 11 के अब सिर्फ 2 टॉपिक खाली हम रह गए हैं। इनमें से एक का नाम है टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको अभी हम शुरू कर रहे हैं, और दूसरा बहुत ही छोटा एक क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, ये सब एक ही क्लास में लगा शुगर निपट जाते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं अपने चैप्टर नंबर 11 को एंड करने के हिसाब से। अच्छा, इस वक्त चैप्टर 11 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में एक इस तरीके से खाली बताया जा सकता है कि ये पेपर में डिस्कस हुआ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से 2020 का फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ सेकेंड ईयर का। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हमने एक्सपेक्ट करने थे कि भाई ये सवाल आते, पेपर आता, तो उससे फिर आइडिया बन जाता है 2021 के हिसाब से। तो इस वजह से पेपर हुआ नहीं, तो थोड़ा सा इस ये मसला आ गया। तो जो क्वेश्चंस अब आपके लिए जो 2021 में पेपर दे रहे हैं, थोड़ी सी ये इस हवाले से ज़रा बैड न्यूज़ है। और वो बैड न्यूज़ इस हवाले से है कि आपके लिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन बहरहाल बेटा करना तो है, ज़ाहिर सी बात है, पढ़ना है। तो इसलिए जो भी जैसा हो मामला, अब जो 2 क्वेश्चंस हमने 2020 के लिए सजेस्ट किए थे, तो वो तो नहीं हुए, जाहिर सी बात है, तो वो 2021 के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। प्लस अब 2021 के लिए भी बेटा जो अलग से कुछ क्वेश्चंस हमने 2020 के हिसाब से छोड़ रखे थे, 2020 के लिए सजेस्ट नहीं किए थे, 2021 के लिए करते, वो क्वेश्चंस भी अब क्या हो जाएंगे इम्पोर्टेंट, यानी आपके पास किसी एक चैप्टर में से सवालात का मामला ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। पहले इसमें ज़रा थोड़ी चॉइसेस आराम से निकल जाया करती थी कि भाई ये चीज़ें आ गई, इनको हटा के ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब वो मसला है कि अब वो चीज़ें जो आनी थी वो तो आई नहीं, क्योंकि पेपर नहीं हुआ, और जो चीज़ें छोड़ी थी वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं, जाहिर सी बात है। समझ गए मेरी बात में क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी ओवरऑल थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होगा, बट घबराए नहीं, तैयारी करें, इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह मामला बेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक डन लिख दें जल्दी से, शाबाश। बाकी बच्चे भी, मैं पेज स्वाइप कर रहा हूँ और आपको टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसकी एक डेरिवेशन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ तक कल पहुँचने में कामयाब हो जाऊँगा। और फिर एंट्रोपी का लास्ट लेक्चर है मंडे को, हमारी शायद ऑनलाइन की आखिरी क्लास हो शायद, इंशाल्लाह, और उसमें हमारा चैप्टर 11 भी वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। नहीं, थोड़ा सा ज़रा इसमें वेट कर लो ज़रा। तो कुछ अपना जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है फिज़िक्स के हिसाब से, मैं उसकी बेस पर भी उन क्वेश्चंस को देखता हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी तक एक पूरे चैप्टर की जो सारे लमसम सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो सारे मैं बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़रा किसी और भी फिज़िक्स का टीचर जो कोई और भी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए मेरे इस हवाले से, थोड़ी सी डिबेट हो जाए उन क्वेश्चंस के हवाले से कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला दे दूंगा। फिक्र नहीं करें, ताकि आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाए, ठीक है? बस थोड़ा सा टाइम मुझे देना होगा। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, ये एक टॉपिक था जो मैं छोड़ कर आया था, आपको याद होगा, और उसका रीज़न मैंने बताया था कि ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको कराया जाएगा। तो अब इसका वक्त आ गया, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स पे करते हैं जल्दी से, शाबाश। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें। ये वो हीट होती है जो 1 मोल ऑफ अ गैस, यानी गैस का 1 मोल ले लें,
किसी भी गैस का 1 मोल ले लें, उसको हीट एनर्जी दें जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, रेज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए 1 केल्विन। वो हरारत जो किसी 1 मोल ऑफ अ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, ये हीट जो है इसको मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट। सही है, यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा याद आ रहा है सब कुछ। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = डेल्टा Q एंड डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसको याद रखें, दो अंदाज से डिस्कस किया जा सकता है। ये इसके दो अंदाज से डिस्कस किया जा सकता है। क्या हो? असल में मैंने आज घर पे क्लास रखी हुई है, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी कुछ मसरूफियत है घर के हिसाब से। तो मैंने आज सेंटर के अंदर क्लास नहीं घर पे रखी हुई है, लेकिन घर पे क्लास रखे हुए थोड़ा फंस गया हूँ। बच्चे छोटे और दूसरे और भी बच्चे, तो नतीजे के अंदर शोर शराबा, और फिर ओपन स्पेस है ज़रा जिसके से बाहर की भी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब। तो माइक ऑफ था, ऑन था देखा नहीं मैंने ज़रा। खैर, आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपका मामला ज़रा सही रहे और बेहतर रहे, फोकस रहे। मोलर स्पेसिफिक हीट को हमने दो अंदाज से कैटेगराइज किया। मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? थोड़ी बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, ज़रा उसको प्लीज़। जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके बताएं जल्दी से, शाबाश। गुड, शाबाश। बच्चों फर्ज कर लें ये आपके पास, ये देखें, ये एक सिलेंडर है। अब मैं आपको ये मिसाल से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये दोनों टाइप्स क्लियर हो जाए। इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, भाई मिसाल से आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस तरीके से मोलर स्पेसिफिक को हम दो अंदाज में कैटेगराइज करते हैं। ये हमारे पे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन पर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है। अभी इसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है, अंदर इसका टेम्परेचर T1 है, सही। और अंदर ये जो गैस है इसका आपने 1 मोल लिया हुआ है, ये 1 मोल है, ठीक। अब इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए 100 जूल। कितने चाहिए? 100 जूल, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करा, सेकंड डायग्राम देखिए। आपने इसको बेटा दे दिए 100 जूल, क्योंकि 100 जूल देने से इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर गई, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। फर्ज कर लें 50 जूल से सिस्टम ने वर्क डन किया और ये सिलेंडर देखें ऊपर जा चुका है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आराम से वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सिस्टम क्या करेगा, मजीद 50 जूल से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। याद रखें, इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, सही है। अब आप ये बात जहन में रखिएगा कि 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमने फर्ज कर लिया है 100 जूल चाहिए, सही। अब वॉल्यूम V1 से बन गया V2, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे गैस का वही 1 मोल है। आप मुझे ये बता दिए, यहाँ टेम्परेचर शो करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताएं, क्या इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया होगा? शाबाश। अगर इसका टेम्परेचर मान लें यहाँ पर 400 केल्विन है, तो क्या ये 401 केल्विन हो गया होगा? यस और नो में जवाब देना।
याद रखें 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 100 जूल चाहिए। बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ और 2-3 जवाब मेरे पास आए। वेरी गुड, शाबाश। रिजा तुमने लेट ज्वाइन किया लेकिन तुमने जवाब आखिर में दिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तूबा फरवा रावत, जल्दी से जवाब को चेंज करो अपने, शाबाश। और भी जवाब चाहिए। देखो, एक गैस है, 1 मोल एक गैस का लिया आपने, कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ है उसको, शाबाश। आपने क्या करा, आपने इसका टेम्परेचर 400 से 401 केल्विन करना है। 1 केल्विन बढ़ाना है, 1 केल्विन के लिए 100 जूल चाहिए। तो जब आपने 100 जूल दिए तो 100 जूल में से 50 जूल तो वर्क में चला गया, ये टेम्परेचर में थोड़ी गया, टेम्परेचर में सिर्फ कितना गया, 50 जूल। तो आप बताइए क्या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा, शाबाश, वेरी गुड। अब रिप्लाई आना शुरू हो रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों जवाब क्या है, टेम्परेचर 1 केल्विन नहीं बढ़ेगा। फिर क्या करें, तो बच्चों उसका रिप्लाई भी हमें चैट में मिला, वेरी गुड। आप 100 जूल की जगह कितना करें, 200 जूल कर दें। अगर आप 200 जूल करेंगे तो फर्ज कर लें वर्क डन होगा 100 जूल और इंटरनल एनर्जी होगी 100 जूल, और टेम्परेचर बेटा अब बढ़ जाएगा कितना, शाबाश, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर 401 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हीट एनर्जी, ये वाली, शाबाश, ये वाली हीट एनर्जी जो कि इस 1 मोल गैस का, अंदर गैस भरी हुई है बेटा, 1 मोल गैस का, ये जो 1 मोल मौजूद है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर बेटा, ये गैस का 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन, ये हीट एनर्जी जो बढ़ा रही है इसी का नाम रखा गया है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, CP डेल्टा क्यू के नीचे भी छोटा सा पी लगा देते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में देखें प्रेशर चेंज हुआ नहीं हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हमने पी लगाया हुआ है। पी का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, एन डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। जल्दी से ओके करना है आपने, शाबाश। प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। अच्छा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ खाली 4 मिनट है और जल्दी से मुझे इसका सेकंड वाला मामला भी बताना है। ये जो मैंने सारा डिस्कशन आपको अभी करके दिखाया, ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे करके दिखाया, एट कांस्टेंट प्रेशर पे करके दिखाया। जल्दी से, शाबाश, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख ले। मैं सेम आपको वही डायग्राम समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से देखें, ये वही सेम डायग्राम है और आपके सामने इस वक्त यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, ये आपके सामने एक गैस है जिसका 1 मोल लिया है, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका प्रेशर P1 है, ठीक है, टेम्परेचर वही 400 केल्विन है। और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, जल्दी से 1 केल्विन बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वही हमने 100 जूल दिए, जो हमारे जहन में वही रखना है हमने। 1 केल्विन को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने कितना देना है, 100 जूल। ये मैं कल दोबारा से जब लेक्चर लूँगा थोड़ा सा हल्का सा आपको ब्रीफ और कर दूंगा, ताकि अगर अटक रहे हो तो आप 100 जूल दिए। तो याद रखें, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो नतीजे में वॉल्यूम कांस्टेंट में आपको याद होना चाहिए आइसोहॉरिक प्रोसेस। याद आया आपको आइसोहॉरिक प्रोसेस? तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट में वर्क डन 0 होगा और जो 100 का 100 जूल है ये सारा इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, यानी किस में चला जाएगा, टेम्परेचर में चला जाएगा। और 100 जूल का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना जाना चाहिए, 100 जूल। तो ये सारा का सारा 100 जूल, ये याद रखें। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया P1 से P2 और वॉल्यूम V1 से बन गया V2, ये वही गैस है 1 मोल। वॉल्यूम जो है, सॉरी, कांस्टेंट है। प्रेशर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर 400 से क्या 401 केल्विन हो जाएगा, ये सुनो में जवाब देना जल्दी से, शाबाश, शाबाश, जल्दी जल्दी। कुछ और भी रिप्लाई आए हैं आपके, रिप्लाई जरा इस वक्त सपोर्टिंग हैंड है, मैं बहुत फास्ट समझा रहा हूँ टाइम को देखते हुए। कल मैं दोबारा से हल्का सा ब्रीफ करूंगा, फिक्र नहीं करें। अगर अटके हों और लगा है आपको बहुत ज़्यादा अटके हैं तो फिक्र नहीं करें, कल हल्का सा ब्रीफ दोबारा से दूंगा आपको। फिर इसके बाद CP माइनस CV की डेफिनेशन कराऊंगा। जवाब दुरुस्त है बेटा, यहाँ पर सिर्फ 100 जूल देने से टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा हो गया है। ठीक है, तो ये वाली जो हीट एनर्जी आपको नजर आ रही है 100 जूल, ये है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
इससे क्या समझ में आया इन दोनों बातों से? इन दोनों बातों से ये समझ में आया है कि आप किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या तो कांस्टेंट प्रेशर का सहारा ले सकते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी एंड डेल्टा टी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से आपने बताना है, लेक्चर एंड कर रहा हूँ, सी पी और सी वी क्या दोनों बराबर हैं, यस और नो? क्या सी वी बराबर है, या सी वी में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बता दें और लेक्चर एंड हो गया। सी पी ये रहा 200 और वहां पे था 100 जूल। जल्दी से कौन बड़ा कौन छोटा, जल्दी से। दिस इज द सी पी एंड दिस इज द सी वी। बच्चों इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। सी पी इज ग्रेटर, इसी बात को मुझे अभी थोड़ा सा कुछ कमी बेशी महसूस हो रही है हल्का फुल्का लेक्चर के अंदर। ठीक है, सी पी बेटा 200 है और सी वी जो है 100 है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे आपको। मैं यही वाला टॉपिक दोबारा से आपको रिफ्रेश कराऊंगा सही तरीके से दोबारा से इंशाल्लाह, और फिर आपको सी पी और सी विजिबल टू। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़। दोबारा कल से ये वाला टॉपिक थोड़ा सा रिफ्रेश करा दूँगा।